नमस्कार, मैं सुरजीत ठाटे फिर से लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री रिवीजन वन लाइनर। हम आने वाले समय में हम 5 पार्ट बनाएंगे जिसमें हम हर पार्ट में 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ के कितने वेद हैं? तो वो है 4। जैसा कि आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद। किस वेद से हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो मिलती है हमें ऋग्वेद से। 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वह हमारा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन की बात करें तो चारों वेदों में सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? तो वह अर्थवेद। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो वह मत्स्य पुराण, जो कहते हैं कि भगवान विष्णु का मत्स्य के रूप में अवतार हुआ। विष्णु पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो मौर्य वंश के। मत्स्य पुराण में से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? वह अर्थवेद। क्वेश्चन नंबर 10, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? तो वह है कथावस्तु। क्वेश्चन नंबर 11, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आगम। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो मिलती है कल्पसूत्र से। महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? वो तो भगवती सूत्र। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह चाणक्य, दूसरा नाम इनका कौटिल्य है और इन्हें विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम बात करेंगे चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल इतिहास के बारे में हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र तरंगिणी पुस्तक की रचयिता कौन है? वो है कलैन। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र तरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो हमें पता चलता है कश्मीर के इतिहास का। क्वेश्चन नंबर 19, अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक अली अहमद हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पाणिनि। मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीति अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है अष्टाध्यायी से, जिसके लेखक पाणिनि हैं। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कात्यायन। पतंजलि कौन थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, जो हवन ववन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जानकार या इतिहास का जनक या इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस भी हिस्टोरिका नामक की किताब लिखी है। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा कवि आया था, या कौन सा राइटर आया था, या कौन सा लेखक आया था? तो वो था मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर का दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो पता चलता है मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के बारे में। अगला क्वेश्चन है, सीरिया के राजा अंत्योकस के राजदूत का क्या नाम था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था? उसका नाम था डायमेकस। और ये जो आप डायमाकस, मेगास्थनीज, इनके बारे में जो सुन रहे हैं, तो इसका मैं एक टॉपिक बना चुका हूँ, बुक्स एंड उनके राइटर। तो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल सुरजीत ठाटी ऑफिशियल पर जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्र के राजा टॉलमी फ्रेडवैक्स का राजदूत कौन था, जो अशोक के दरबार में आया था? तो ये था डायनोसियस। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखी थी टॉलमी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो थे प्लिनी। चीनी यात्री फायान 410 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? तो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 34, फायान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? तो बताया था मध्य प्रदेश की जनता को। अगला क्वेश्चन है, हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आया था वो हर्षवर्धन। हैंसोंग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था? तो कपिसा, अब जो अफगानिस्तान में स्थित है। हैंसोंग भारत में कितने वर्षों तक ठहरकर बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया था? तो 15 वर्ष तक हैंसोंग भारत में रहा और बौद्ध धर्म के सभी ग्रंथों को एकत्रित करके चीन ले गया। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसोंग के ब्राह्मण वृत्तांत को क्या कहा जाता है?
तो सियुकी, क्योंकि सियुकी में इसने इसका वर्णन किया है। ह्वेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? ये कई बार पूछा गया है। तो ये थे आचार्य शीलभद्र। बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए संजीवन भारत कब आया था? तो यह था 518 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अरबी लेखक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो वो था अल-बरूनी। तो महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी आया था, क्योंकि पहले जो कोई आक्रांता था या कोई डिक्टेटर था तो अपने साथ एक दार्शनिक रखता था। आज के ज़माने की बात करें तो एज ए मीडिया। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है अल-बरूनी। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो वो था इटली। ये कई देशों में इसने भ्रमण किया, तो उसके बाद ये भारत आया। ये दक्षिण और केरल तक गया। इब्न बतूता द्वारा लिखित रेहला किस भाषा में लिखी गई है? जो रेहला है वो एक पुस्तक का नाम है। तो रेहला किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी, जो इब्न बतूता ने लिखी है। ये इब्न बतूता फिरोजशाह तुगलक के राज्य में आया था। तुगलक ने इसे इसकी पढ़ाई और योग्यता को देखते हुए उसको दिल्ली का काजी बना दिया। फिर बाद में उसे सूबेदार बनाकर और एक दूत बनाकर चीन भेज दिया, एक व्यापार के माध्यम के लिए। रेहला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के समाज तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है 46, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा एक तिब्बती लेखक था जिसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो ये था तारानाथ। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? वो हुआ था हाथी गुम्फा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत का इंडिया किसने कहा था? तो यूनानियों ने। धीमे धीमे इंडस 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 इंडिया इंडिया, अब वो इंडियन कहने लगे। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ये एरन अभिलेख से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम दुर्भिक्षी यानी अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख का क्या नाम है? तो वो है सौगोरा अभिलेख। रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख से। किससे कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? तो बुर्ज से मिला है। प्राचीनतम सिक्कों की साहित्य में क्या कहा गया है? तो कासार फड़ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, किन सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है? तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? तो यवन शासकों ने सर्वप्रथम लेख लिखने का कार्य किया था। किस गुप्त शासक के काल की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो समुद्रगुप्त। भारत के किस स्थान और रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो अर्केडू, जो कि वर्तमान में पन्डुचेरी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो कलिंग राज खारवेल से, जो अशोक ने उसे परास्त कर दिया था। गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो रुद्रदामन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नासिक शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है गौतमी बल्लश्री। अगला क्वेश्चन है, नासिक शिलालेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी से। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति नामक स्तंभ लेखन किसने करवाया था? तो कराया था समुद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये पुलकेशिन द्वितीय से। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक ने 13 अभिलेख लिखाए थे, तो 13वें में कलिंग का अभिलेख मिलता है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो यह पूछा जा सकता है, अशोक शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने की सफलता किसको मिली? तो वो थे जेम्स प्रिंसेप, जो 1837 ईस्वी में उन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। भिठारी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यह स्कंदगुप्त से। कालिदास के बारे में वर्णन किससे मिलता है? तो पुलकेशिन द्वितीय का एहोल प्रशस्ति से कालिदास के बारे में वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन थे? तो सही आंसर है वत्स भट्टी। अगला क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो सही आंसर मालव नरेश यशोवर्मन से है। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो सही आंसर है प्रत्यार नरेश भोज से। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य से किए गए भूमिदान का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो सही आंसर है बांसखेड़ा अभिलेख में। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो सही आंसर है बंगाल शासक विजयसेन से। अगला क्वेश्चन, अशोक के नहर व्यवस्था के बारे में उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो सही आंसर गिरनार अभिलेख में। जिस काल में मनुष्यों द्वारा किया गया कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता, उसे हम कौन सा काल कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम प्रागैतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है?
तो उसका सही आंसर है इतिहास। किस काल के लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके? तो आदि ऐतिहासिक काल के लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो सही आंसर है शिकार। शिकार करना उनका मुख्य आधार था। आग की खोज किस काल में हुई थी? तो ये हुई थी पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? ये नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य द्वारा स्थायी निवास का प्रचलन किस काल में आया? तो नवपाषाण काल में। डिटेल से हमारी एक नई सूचना, डिटेल से हमारी हिस्ट्री पढ़नी हो तो आप इसी चैनल पर बने रहें, तो आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिसमें आपको शुरू से लास्ट तक हिस्ट्री को बड़े विधिवत तरीके से अच्छे से समझाया जाएगा, तो बने रहें। इतिहासकारों के अनुसार मनुष्यों का पहला पालतू जानवर कौन सा था? तो सही आंसर है कुत्ता। अगला क्वेश्चन, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो उसने किया तांबा। मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम औजार कौन सा था? तो कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से उन्होंने लकड़ी काटी, लकड़ी से पहिए बने, फिर गाड़ियां बनी, उसका हल बने, हल में तो इससे खेती बढ़ी, खेती औजार बढ़े, तो सबसे पहला उनका आविष्कार था कुल्हाड़ी। मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम हथियार कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले अथिरम्बक्कम, जो तमिलनाडु का एक स्थान है। अगला क्वेश्चन है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। अगला क्वेश्चन है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? तो वो है गेहूं और जौ। अगला क्वेश्चन है, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो हुआ मेहरगढ़ से। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम 1833 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की? तो वो की थी रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो वो है मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है इसका मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से मिला है। सिंधु सभ्यता का काल क्या था? तो सही आंसर है 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया है? तो उसका विश्लेषण रेडियोकार्बन C14 द्वारा किया गया है। अगर किसी जीवाश्म या किसी पुरातत्व साक्ष्य को अगर हम अजमाना चाहें या चेक करना चाहें कि कितना पुराना है, तो उसकी कार्बन डेटिंग की जाती है, जिसे बोलते हैं रेडियोकार्बन C14। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सही आंसर है इसका लोथल, गुजरात, जो हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया है सन 2021 में। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? तो ये मिला मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर लोथलेव, कालीबंगन से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो। और आपसे विशेष सूचना यह है कि आप हमारी क्लास वॉचिंग करते रहें। ये हमारी हिस्ट्री की वन लाइनर रिवीजन का पहला पार्ट है। हम ऐसे अभी 4 पार्ट और बनाने वाले हैं। टोटल हमारे पार्ट 5 होंगे, जिसमें हम हिस्ट्री को कवर करेंगे, क्योंकि हारे को तिनका ही का सारा होता है। अब परीक्षा नज़दीक है, तो रिवीजन के लिए जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करने के लिए आपके लिए हमने वीडियो बनाई है। तो आप इसे देखें और अपने भविष्य के लिए कुछ नया करें, और हम आपके भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।